सुबह का समय है। गांव की पगडंडी पर हल्की हल्की धुंध फैली है। मुर्गा बांग दे रहा है। दूर कहीं से बैलों की घंटियों की मधुर आवाज आ रही है। गांव की कच्ची गलियों से होते हुए एक छोटी सी झोपड़ी है, जिसके आंगन में तुलसी का चौड़ा बना हुआ है। दीवारें मिट्टी की हैं, छत खपरेल की। उस घर में रहता है रामलाल, एक साधारण किसान। रामलाल धोती कुर्ता पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, कंधे पर हल रखकर खेत की ओर निकलने की तैयारी कर रहा है। उसकी पत्नी सावित्री आंगन में चूल्हा जला रही है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है और हवा में ताजे गोबर उपलों की गंध घुली है। राधा और मोहन पास में बैठकर अपनी किताबें देख रहे हैं। सुनो जी, आज खेत से जल्दी लौट आना। बच्चों की फीस भरनी है। मास्टर जी कह रहे थे कल तक का वक्त है। हाँ, कोशिश करूंगा। लेकिन खेत की हालत तुम जानती ही हो सावित्री। बारिश कम पड़ी है इस साल भी। बच्ची राधा मासूमियत से पूछती है। बाबूजी, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल कैसे उगेगी? रामलाल उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है। बेटी, किसान की जिंदगी आसान नहीं होती, पर मिट्टी माँ हमें कभी खाली नहीं लौटाती। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी वक्त अंदर से रामलाल की बूढ़ी माँ अम्मा खांसते खांसते बाहर आती है। सफेद बाल, झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक। बेटा रामलाल, खेती का रास्ता कठिन है, लेकिन याद रख, धरती माँ कभी अपने बेटे को भूखा नहीं रखती। तू बस मेहनत करता रह, फल एक दिन जरूर मिलेगा। रामलाल। आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है अम्मा। फिर सब खाने बैठते हैं। तब राधा और श्याम बोलता है। बापूजी, जब हमारी फसल आएगी तो मैं अपनी स्कूल में मिठाई बांटूंगा। और मैं अपनी सहेली को कहूंगी कि मेरी फसल से बने गेहूं के लड्डू खाए। सब हंस पड़ते हैं। उनकी हंसी में भूख और गरीबी का दर्द छिपा है, पर उम्मीद भी है। रामलाल कंधे पर हल रखता है, बच्चों के सिर पर हाथ रखकर खेत की ओर चल पड़ता है। सूरज धीरे धीरे उग रहा है। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। गांव की पगडंडी पर चलते हुए वो सोचता है, काश इस बार बारिश अच्छी हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई भी पूरी हो और घर की हालत भी सुधर जाए। गर्मियों का मौसम है। आसमान पर काले बादल तो दिखाई देते हैं, पर बरसात की बूंदें जैसे इस धरती से रूठ गई हूं। खेत की मिट्टी दरारों से भरी है। पौधे सूख चुके हैं। रामलाल खेत के बीच खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं, लेकिन दिल में चिंता की आंधियां। 3 महीने से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। धान और गेहूं की फसलें प्यास से झुलस गईं। बैल भूख से कमजोर हो गए हैं। गांव के चौराहे पर किसान आपस में बातें कर रहे हैं। भाई, अब यहाँ खेती का क्या होगा? सब फसल बर्बाद हो गई। मैंने तो ठान लिया है, शहर जाऊंगा। सुना है वहां फैक्ट्रियों में काम मिल जाता है। रामलाल उनकी बातें सुनकर सोचता है, क्या सचमुच मुझे भी गांव छोड़कर शहर जाना होगा? लेकिन फिर उसे अपनी बूढ़ी माँ के शब्द याद आते हैं। धरती माँ कभी अपने बेटे को भूखा नहीं रखती। एक शाम घर के बाहर कड़क आवाज सुनाई देती है। अरे रामलाल, बाहर आओ। रामलाल धीरे धीरे बाहर आता है। महाजन मोटा तगड़ा आदमी है, आंखों में लालच भरा हुआ। तुम्हारा कर्ज अब 2 गुना हो चुका है। अगर 15 दिन में पैसा न दिया तो तुम्हारी जमीन मेरी, समझे? महाजन जी, बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई। थोड़ा और वक्त दीजिए, अगली फसल में सब चुका दूंगा। फसल? कौन सी फसल? खेत तो बंजर पड़े हैं। अगली बार भी यही बहाना करोगे क्या? देख लेना रामलाल, अगर पैसा न दिया तो ये जमीन मेरी होगी। महाजन चला जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है डर और बेचैनी। उस रात घर में सब चुपचाप बैठे हैं। चूल्हा भी नहीं जला, क्योंकि घर में अनाज खत्म हो चुका है। राधा धीरे से माँ से पूछती है। अम्मा, आज खाना क्यों नहीं बना? सावित्री आंखों में आंसू भरकर कहती है, बेटी, आज हम सब थोड़ा भूखे सो लेंगे। कल तुम्हारे बाबूजी कुछ इंतजाम करेंगे। मोहन मासूमियत से कहता है। अम्मा, कोई बात नहीं, जब हमारी फसल आएगी तो मैं खूब खाऊंगा। रामलाल बच्चों की बातें सुनकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो बच्चों के सामने आंसू नहीं बहाता। कुछ दिन बाद पंचायत में बैठक होती है। कई किसान कहते हैं, अब खेती में कुछ नहीं रखा, चलो शहर चलें, मजदूरी करेंगे, कम से कम पेट तो भरेगा। हाँ, यहाँ तो बस भूख और कर्ज है। सबकी बातें सुनकर रामलाल सोच में पड़ जाता है, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा कहती है, खेती छोड़ना आसान है, पर मिट्टी से रिश्ता तोड़ना मेरे बस की बात नहीं।
रात को सावित्री रामलाल के पास बैठती है। सुनो जी, मैं जानती हूँ हालत बहुत खराब है, लेकिन अगर आप हार गए तो बच्चे भी हार जाएंगे। हमें हिम्मत रखनी होगी। रामलाल उसकी आंखों में देखता है। उसे अपनी पत्नी की बातों में सच्चाई महसूस होती है। हाँ सावित्री, तू ठीक कहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खेती नहीं छोड़ूंगा। मिट्टी से ही हमारी सांसें जुड़ी हैं। रामलाल अगले दिन फिर खेत जाता है। वो मिट्टी को हाथ में उठाकर कहता है, धरती माँ, तू देखना, मैं तुझे फिर से हरा भरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न लगानी पड़े। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि जज्बा है। धीरे धीरे वो नए रास्ते तलाशने की सोचता है। सुबह का समय, आसमान बादलों से खाली है, लेकिन रामलाल के दिल में उम्मीद की हल्की लौ जल रही है। वो खेत में खड़ा होकर सोचता है, अगर बारिश नहीं है तो मैं खुद पानी लाऊंगा, मिट्टी को यूं सूखने नहीं दूंगा। रामलाल फावड़ा, बेलचा और रस्सी उठाता है और नहर की ओर जाता है। गांव से 3 किलोमीटर दूर एक पुरानी नहर बहती है। रामलाल तय करता है कि वो खेत तक नहर का पानी लाने के लिए छोटा सा रास्ता खोदेगा। गर्म धूप, सिर पर चिलचिलाती आग, लेकिन रामलाल सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता है। उसके हाथों में छारे पड़ जाते हैं, पीठ से पसीना धार बनकर गिरता है, फिर भी वो हार नहीं मानता। पास से गुजरते हुए कुछ किसान हंसते हैं। अरे रामलाल, अकेला ही नहर खोद डालेगा क्या? पागल हो गया है, नहर का पानी यहाँ तक कैसे आएगा? रामलाल बस मुस्कुराता है और अपने काम में लगा रहता है। कुछ दिन बाद वो तहसील के दफ्तर जाता है। वहाँ सरकारी अधिकारी बैठे हैं। साहब, अगर थोड़ा बीज और खाद मिल जाए तो मैं फसल बो सकता हूँ। देखो भाई, बहुत किसान मदद मांग रहे हैं, नियम कानून सख्त हैं। ओ साहब, मैं गरीब किसान हूँ, मेरा परिवार भूखा है, कृपा करके। कुछ खर्चा पानी दोगे तो काम हो जाएगा, वरना फाइल दब जाएगी। रामलाल की आंखें भर आती हैं। वो अपनी जेब टटोलता है, जेब खाली है। वो भारी कदमों से घर लौट आता है। उस रात घर में सब भूखे सोते हैं। बच्चों की आंखों में आंसू हैं, पर वे कुछ नहीं कहते। राधा धीरे से माँ से, अम्मा, बाबूजी इतने दुखी क्यों रहते हैं? बेटी, तुम्हारे बाबूजी का दिल बहुत बड़ा है। वो गांव छोड़ना नहीं चाहते। एक दिन यही मिट्टी हमें खुशियां देगी। कुछ महीने बाद गांव में नया कृषि अधिकारी आता है, अजय कुमार। वो किसानों को इकट्ठा करके समझाता है, भाइयों, पुरानी खेती से गुजारा मुश्किल है, हमें नई तकनीक अपनानी होगी, जैसे टपक सिंचाई, जैविक खाद, कम पानी वाली फसलें। गांव वाले हंसते हैं। ये सब शहर की बातें हैं, यहाँ कहाँ चलेगा? लेकिन रामलाल सुनकर उत्साहित होता है। वो अजय कुमार से मिलता है और उसके बताए तरीके अपनाने लगता है। रात दिन मेहनत करता है। बच्चे भी खेत में बीज बोने और पौधों को पानी देने में मदद करने लगते हैं। धीरे धीरे उसके खेत में हरियाली लौटने लगती है। गांव वाले चौंक जाते हैं। ये कैसे हो गया? जहाँ कल तक बंजर जमीन थी, वहाँ इतनी हरी फसल। कुछ महीने बीतते हैं। रामलाल का खेत अब हरा भरा है। धान की बालियां लहलहा रही हैं। गेहूं की बालियों पर सुनहरी धूप चमक रही है। बाबूजी, देखो दाने कितने मोटे हैं। अब तो हम मिठाई भी बनाएंगे और मेले में भी ले जाएंगे। गांव वाले भी अब रामलाल की मेहनत को सराहने लगे हैं। भाई रामलाल, तेरा तरीका सचमुच काम कर गया, हमें भी सिखा दे। रामलाल गर्व से कहता है, खेती मांगती है सिर्फ मेहनत और भरोसा, बाकी सब वह खुद दे देती है। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से किसी किसान की राह आसान नहीं करती। एक रात आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है। बिजलियां आसमान को चीरती हैं। सावित्री घबराकर कहती है, हे भगवान, इतनी तेज आंधी, कहीं फसल को कुछ हो न जाए। रामलाल दरवाजे से बाहर देखता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। धीरे धीरे हवा तूफान में बदल जाती है। ओले गिरने लगते हैं, बड़े बड़े जैसे पत्थर। फसलें झुक झुक कर टूटने लगती हैं। रामलाल दौड़कर खेत की ओर जाता है। पानी में भीगते हुए वो पौधों को सीधा करने की कोशिश करता है। नहीं, मेरी फसल, ये सब मत बर्बाद करो भगवान। लेकिन तूफान किसी की नहीं सुनता। सुबह तक सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी होती है। सुबह का दृश्य दिल तोड़ने वाला है। सारा खेत बर्बाद। जहां सुनहरी बालियां थीं, वहां अब टूटी गिरी पौधे हैं। रामलाल मिट्टी में घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। हे धरती माँ, मैंने जी जान लगाई थी, पर तू फिर मुझे खाली हाथ क्यों कर गई? उसके आंसू मिट्टी में मिल जाते हैं।
शाम को गांव की चौपाल पर सब किसान इकट्ठा होते हैं। सभी की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब क्या करें, हम सब बर्बाद हो गए। शहर जाना ही ठीक है, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। रामलाल चुपचाप सुन रहा है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है। भाइयों, हर बार मुसीबत आई है, लेकिन क्या हम हर बार हार मान लेंगे? खेती सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका जीवन है। अगर हम सब मिल जाएं, तो इस धरती को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। अगले दिन से गांव वाले एकजुट होकर काम करना शुरू करते हैं। कोई बीज लाता है, कोई खाद, कोई बैल देता है, कोई अपने हाथों की मेहनत। सब मिलकर खेतों को फिर से जोतते हैं। इस बार वे सामूहिक खेती का मॉडल अपनाते हैं। गांव की औरतें भी मदद करती हैं। बच्चे पानी लाते हैं, छोटे पौधों की देखभाल करते हैं। कुछ महीनों बाद गांव की जमीन पर फिर से सोना उगता है। धान, गेहूं और सब्जियों की फसलें झूम रही हैं। गांव के बच्चे खेतों में खेल रहे हैं, औरतें खेत से सब्जियां तोड़ रही हैं, पुरुष ढोलक बजा रहे हैं। रामलाल सबको देखकर मुस्कुराता है। देखा भाइयों, अगर हम सब एक हो जाए तो कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता। कृषि अधिकारी अजय कुमार गांव में दोबारा आता है। वो हरे भरे खेत देखकर हैरान रह जाता है। वाह, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह गांव इतनी जल्दी बदल जाएगा। रामलाल, तुमने तो मिसाल कायम कर दी। फिर रामलाल ने कहा, साहब, अकेले की मेहनत से शुरुआत हुई थी, पर अब पूरा गांव किसान बन गया है। अजय कुमार मुस्कुराता है और कहता है, यही है असली भारत, यही है असली किसान। फसल पकने के बाद गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। रामलाल के आंगन में बड़ी दावत होती है। सभी लोग मिलकर खाते पीते हैं। घर के चौपाल पर सब इकट्ठा होते हैं। रामलाल मंच पर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर सादगी, आंखों में चमक और आवाज में सच्चाई होती है। फिर वो बोलता है, भाइयों और बहनों, खेती सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि यह हमारी पहचान है। किसान सिर्फ खेतों का मालिक नहीं, बल्कि वह धरती का बेटा है। हाँ, हमने हार देखी, भूख देखी, तूफान देखे, लेकिन हमने यह भी देखा कि जब हम सब एक हो जाएं, तो मिट्टी सोना बन जाती है। इसलिए याद रखो, किसान की असली ताकत है उसकी मेहनत और उसकी एकता। हम सब मिलकर ही आने वाली पीढ़ियों को समृद्धि दे सकते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर हम कड़ी मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें तो हम कुछ भी कर सकते हैं।